अस्सलामु अलैकुम। दुरूद शरीफ पढ़ने। हाँ जी, होमवर्क दिए थे और उनमें जो जो पॉसिबल मसले हो सकते हैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। एक तो ये कि 2 सवाल नहीं, एक सवाल आपको मैंने दिया था विंटर 16 का क्वेश्चन 3 ट्रैक लिमिटेड के नाम से। इस सवाल में ना मुझे एक बात बतानी भूल गई थी आपको, वो ये कि जो उसमें डिस्कशन किया ना सोल्यूशन में, वो हमने अभी नहीं पढ़ा। यानी सवाल का जो न्यूमेरिकल सोल्यूशन है वो तो ठीक है, लेकिन चूंकि रिक्वायरमेंट में डिस्कशन भी करने को कहा था। डिस्कशन के अंदर जो बात है ना वो है सेल एंड लीज बैक। ये मैंने आपको IFRS 16 में पढ़ाना है। IFRS 16 में सेल एंड लीज बैक में आगे फिर वो होता है कि जब लीज बैक है वो ऑपरेटिंग है कि फाइनेंस है, और ऑपरेटिंग है तो उसमें फेयर वैल्यू कम है कि ज्यादा है या बराबर है, तो इसके कुछ केसेस हैं। ये वो डिस्कशन इसने असल में मांगी हुई थी, तो ये मुझे होमवर्क देते हुए ये जहन में नहीं रहा कि वो डिस्कशन आपको मैं पहले बता दूं कि इसमें वो डिस्कशन पार्ट ए में मांगी हुई है, तो आप उसको देख के परेशान होते रहे ये क्या किया है। तो वो जो लीज बैक वाला पोर्शन है वो हमने अभी पढ़ना है। उसके अलावा ये सवाल एक प्रॉपर्टी बेचने और उसके फिर रीपरचेज के ऊपर था। तो इस हवाले से जिनको ये डिस्कशन समझ नहीं आई वो तो मैंने आपको बता दिया कि सेल एंड लीज बैक है, लेकिन जिनको लगता है कि ये जो रेंट पे हो रहा है, रेंट, ये रेंट एक्सपेंस क्यों नहीं आ रहा, तो ठीक है फिर रहने दें इस सवाल को भी। अगर आपको ये बात अभी नहीं ठीक लग रही ना कि रेंट पेमेंट को हमने फाइनेंशियल लायबिलिटी में डेबिट क्यों किया, यानी इसको कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो की तरह क्यों ट्रीट किया है, तो फिर आप ये बात अभी रहने दीजिए। ये जब मैं आपको सेल एंड लीज बैक पढ़ा दूंगा ना फिर ये चीज डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आप इस सवाल को अभी फाइनेंशियल लायबिलिटी में कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो में डील करना 90 मिलियन को नहीं हजम कर पा रहे तो आप इग्नोर कर दें इस सवाल को। फिर इस सवाल में एक पॉइंट जो हमने ऐसा डिस्कस नहीं किया हुआ, क्योंकि इसमें डिस्कशन में कोई खास बात नहीं थी, IS ने सिर्फ इतना कहा हुआ है कि इन सब्सटेंस देखना है हमने चीजों को। तो इस सवाल से एक चीज आपके सामने आई होगी कि अगर रीपरचेज एग्रीमेंट था और रीपरचेज डेट पे जाके हमने छोड़ दी बिल्डिंग कि नहीं हमने रीपरचेज नहीं करनी, चांस इस बात का बहुत कम है क्योंकि हमने अपना एसेट किसी को बेचा होता है और रीपरचेज इन शराइत पे किया होता है जो हमें ही फेवरेबल है, बल्कि फेवरेबल की बात नहीं ठीक, जिनसे लग रहा होता है कि हमने वापस लेना ही लेना है, तभी वो इन सब्सटेंस से एक लोन माना जा रहा होता है, तो हमने वो लेना ही होता है वापस। बहरहाल सवाल वाले ने कहा रीपरचेज नहीं की ऑप्शन, तो ठीक है नहीं की। जब हमने रीपरचेज नहीं किया तो फिर बिल्डिंग गई ना, फिर छोड़ दी हमने बिल्डिंग, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट और फिर बिल्डिंग क्रेडिट हो गई, और बिल्डिंग की यकीनन एक बुक वैल्यू थी तो उसकी बुक वैल्यू क्रेडिट हो गई, और जितने का लोन था फाइनेंशियल लायबिलिटी वो डेबिट हो गई, और जो फिर उसके डिफरेंस आया वो नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल है। तो ये इस सवाल में एक नया पॉइंट था जो आप अगर इस सवाल को छोड़ भी रहे हैं तो ये पॉइंट जरूर रख लें कि अगर हम रीपरचेज के टाइम पे रीपरचेज ऑप्शन को ठुकरा देते हैं तो अभी तक हमने एसेट डी रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ था, अब कर लेंगे, और उसको डी रिकॉग्नाइज करने पे फिर प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। ये हो गया ट्रैक वाला सवाल। फिर इसके अलावा आपको मैंने IS 32 के प्रैक्टिस क्वेश्चन में से क्वेश्चन 2 और 3 कहा था करने को। क्वेश्चन 2 में ना एक वर्ड गलत लिखा गया था मुझसे, वो हो सकता है आपने शायद इग्नोर ही कर दिया हो पढ़ते हुए। वो मैंने जिन्होंने 5 सितंबर 3 बजे के बाद लेक्चर 39 सुना और वो नोट्स डाउनलोड किए, वो मैंने फाइल ठीक कर दी हुई है, लेकिन जिन्होंने 5 सितंबर 3 बजे से पहले डाउनलोड कर लिए थे और वो लेक्चर सुन लिया था, तो उनके सवाल में क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इंटरेस्ट इज पेएबल एनुअली का वर्ड सही नहीं है। वो आगे मैंने कह दिया था कि एवरी 6 मंथ, तो वो पिछला वाला है एनुअली। वो सवाल बनाता हूं तो पिछला सवाल कॉपी करता हूं और फिर उसमें चेंजेस करता हूं, तो वो एनुअली का वर्ड मुझसे डिलीट होना रह गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 इंटरेस्ट इज पेएबल, ये मैं बात कर रहा हूं IS 32 के क्लास प्रैक्टिस क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 2 की।
इंटरेस्ट इज पेएबल एनुअली, एनुअली का वर्ड काट दें, बाकी रह जाएगा इंटरेस्ट इज पेएबल एनुअली एट एन एनुअल रेट ऑफ 11%, 10% पेएबल एट एवरी 6 मंथ। तो ये सवाल में एक छोटे से वर्ड की गलती थी और जिनको तंग किया होगा तो तंग हो ही गए होंगे, फिर तकलीफ के लिए माजरत, और जिनको फर्क ही नहीं पड़ा तो उनको मेरे जवाब में भी फर्क नहीं पड़ेगा, और जिन्होंने लेक्चर अभी सुनना है तो उनको फिर कहानी समझ आ जाएगी कि मैंने जो अब फाइल अपलोड की है वो सही वाली आप तक पहुंची है। क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 3 में कोई मसला नहीं होगा। उसमें क्या था, एक पॉइंट के अंदर हमने वही कन्वर्टेबल थे, उसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट थी, उसकी एंट्रीज करनी थी। फिर एक हमने एम्प्लॉयज़ को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया हुआ था। ये बात मैंने ना जब आपको इनिशियल मेजरमेंट पढ़ा रहा था तब मैंने ये बात की थी, बल्कि नोट्स में लिखी भी थी कि अगर हम किसी को इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे तो उस लोन की फेयर वैल्यू निकलेगी मार्केट रेट्स पे डिस्काउंट करके। ये इनिशियल मेजरमेंट के नोट्स में मैंने ये बात लिखी होगी। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए फिर सवाल दे दिया था कि एम्प्लॉयज़ को लोन दे रहे थे हम, लेकिन चूंकि इंटरेस्ट फ्री था तो हमने उसको इनिशियली फेयर वैल्यू ऑफ लोन पे रिकॉर्ड करना है, और फेयर वैल्यू ऑफ लोन निकली कल को जो एम्प्लॉयज़ ने पैसे देने हैं उसको मार्केट रेट पे डिस्काउंट करके। ये हो गई इनिशियल मेजरमेंट फाइनेंशियल लायबिलिटी की, और हम पैसे तो उनको आज ज्यादा दे रहे थे। देखें, हमने एम्प्लॉयज को 10 मिलियन लोन दे दिया, हमारे पास से कैश तो गया 10 मिलियन, और इंटरेस्ट फ्री है तो कल को हमारा पैसा वापस कितना आना है, 10 मिलियन। लेकिन चूंकि ये इंटरेस्ट फ्री है तो बेशक कल को भी 10 मिलियन वापस मिलना है, लेकिन IFRS 9 कहता है नहीं, आपने आज लोन थोड़ा दिया है, फिर आप फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं, सॉरी, एसेट में लायबिलिटी बोले जा रहा हूं, फाइनेंशियल एसेट हमने लोन दिया है तो वो रिकॉर्ड करेंगे इनिशियल मेजरमेंट फेयर वैल्यू पे, और इंटरेस्ट फ्री लोन की फेयर वैल्यू होती है कल को मिलने वाले कैश फ्लोज की PV मार्केट इंटरेस्ट रेट पे। तो जब मार्केट इंटरेस्ट रेट पे उसको डिस्काउंट करते हैं तो हमने जो लोन एसेट दिया है वो आ जाता है मेरे ख्याल में 8 पॉइंट समथिंग मिलियन, शायद 8.9 मिलियन शायद। तो जो बाकी 1 मिलियन है वो फिर हमने पैसे जाया कर दिए। ये वो चीज है वो जो इनिशियल रिकग्निशन पे हम लॉस या गेन चार्ज करते हैं। तो ये इसमें एक इंटरेस्ट फ्री लोन वाला पॉइंट था। और जो 1 2 3 दूसरा पॉइंट ये था कि वो इन्वेस्टमेंट जो डी रिकग्निशन में मैंने किया था कि अगर हम डी रिकग्नाइज कर रहे हैं तो पहले उसको फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे, फेयर वैल्यू थ्रू OCI है तो OCI पे मेजर करेंगे, उसके बाद फिर डी रिकग्नाइज करेंगे। तो पार्ट बी के अंदर वो वाला पॉइंट था। ये हो गया IAS 32 के क्लास वर्क वाले क्वेश्चन। फिर मैंने आपको होमवर्क दिया था दिसंबर 2017 का क्वेश्चन नंबर 4, और ये भी कहा था कि इसका ICAP का सोल्यूशन गलत था, आप वैसे देखना चाहें देख लीजिएगा। तो ICAP की गलती ये थी कि उन्होंने कंसिडरेशन पेड को, जो हमने प्राइस पे की
और जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे की, उन दोनों को ऐड कर लिया। और ऐड करने से नुकसान ये हुआ कि जब लायबिलिटी कंपोनेंट उसमें से माइनस किया तो बैलेंस करके इक्विटी कंपोनेंट निकाल लिया, तो हुआ क्या कि जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट थी वो सारी की सारी इक्विटी कंपोनेंट में आ गई। ये सही बात नहीं है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट एलोकेट करनी होती है। तो इसलिए मैंने इसका सोल्यूशन आपको बना के दिया था। इसके सोल्यूशन में हो सकता है आपको एक वर्किंग में काम मैंने किया वो समझना आया हो। जो मैंने वर्किंग 3 निकाली है उसमें 2016, 17, 18, 19 इनमें तो पूरा लोन 100 मिलियन था और उसका 6% 6 मिलियन इंटरेस्ट जाता था। लेकिन 2020 में आके चूंकि आधा पे ऑफ हो जाएगा तो वो जो 100 मिलियन था वो आधा 50 रह जाएगा, तो इंटरेस्ट भी फिर उस 50 पे ही पड़ेगा। तो इसलिए 2020 का इंटरेस्ट 6 मिलियन से कम होकर 3 मिलियन आ गया। और इसी तरह से 2020 में देखें, 2019 में 50 मिलियन की प्रिंसिपल पेमेंट आ रही है और 2020 में फिर 50 मिलियन की प्रिंसिपल पेमेंट आ रही है। तो वो जो 2019 के एंड पे ये मैं वर्किंग 3 बता रहा हूं, जो प्रिंसिपल पेमेंट माइनस कर देनी थी उसकी वजह से 2020 का इंटरेस्ट 6 मिलियन से 3 मिलियन रह जाना था। ये मैंने पीवी ऑफ इंटरेस्ट कैश फ्लोज में जो 3 मिलियन लिखा है 2020 के सामने, ये वो बताई है बात। इसके अलावा इस सवाल में मेरे ख्याल में कुछ और मसला नहीं होगा। फिर भी किसी ने अगर पूछना है तो पूछ लीजिएगा। और क्या होमवर्क था? बस वाले जो हमने आपने कहा कि रीपरचेज नहीं किया था जी, उसने अगर फॉर एग्जांपल बता दिया कि रीपरचेज इसलिए नहीं किया क्योंकि अब उसकी ज़्यादा रेस्ट रखने की नीयत नहीं थी, लेकिन 2-3 साल नीयत है थी रखने की, 3 साल, तो अब उसको ज़्यादा से लीज में एडिट में नहीं अभी वो उसको रख रहा है 3 साल, मतलब अब रीपरचेज तो नहीं होगा, लेकिन ये फैसला होगा कि रीपरचेज नहीं करना, तो फिर वो डीरेकग्नाइज हो जाएगा और फिर अलहदा से वो राइट ऑफ यूज की एंट्री हो जाएगी, फिर लीज की रिकॉर्डिंग होगी। पूछा यह इस्लान ने कि अगर वो ट्रैक लिमिटेड वाले सवाल के अंदर 30 जून 16 पे आके ये फैसला करता कि मैंने रीपरचेज नहीं करना, हाँ लेकिन लीज आगे कंटिन्यू करनी है, तो फिर उस दिन से ऑनवर्ड लीज की अकाउंटिंग शुरू कर देते। अच्छा, इसके अलावा ना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में सिलेबस का ग्रिड से बताता हूं। आईएफआरएस 9 में आपको हेजिंग के अलावा करा चुका, जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं इफ्रिक 16 और इफ्रिक 19, उसमें से इफ्रिक 19 भी करा चुका। जो इफ्रिक 16 है वो भी हेजिंग से रिलेटेड है, तो वो अभी नहीं कराया। और आईएफआरएस आईएस 32 करा दिया। आईएफआरएस 7 समझ लें क्या है। आईएफआरएस 7 के अंदर है डिस्क्लोजर्स, और डिस्क्लोजर्स पे टेस्टिंग इसकी नहीं होती है, नहीं हुई है, फिर भी सिलेबस में है तो उसको छोड़ना तो नहीं है। और डिस्क्लोजर्स इसमें सिर्फ और सिर्फ उसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है, यानी इसमें हमने ये बताना होता है कि हमारे कौन कौन से फाइनेंशियल एसेट्स लायबिलिटीज हैं जिनमें हमारा एक्सपोजर है, और एक्सपोजर भी किस तरह का है, क्रेडिट रिस्क है कि लिक्विडिटी रिस्क है। इसमें आपने करना ये है कि आपने आईकैप की बुक पढ़ लें, काफी है। आईकैप के स्टडी टेक्स्ट में 1-1.5 पेज लिखा हुआ है इसके ऊपर। आईएफआरएस 7 मैं आपको बता भी देता हूं। आईकैप की बुक के अंदर ये चैप्टर है 10, चैप्टर 10।
उसमें उसने IAS 32 और IFRS 7 ये बताए हुए हैं। IAS 32 में आपको करा चुका, IFRS 7 पेज नंबर भी बता देता हूं, ये है जी चैप्टर 10 के अंदर पेज 216 से शुरू हो रहा है। IFRS 7 ये कोई 3 सफ़े बनते हैं, ये डिस्क्लोजर्स बताने होते हैं। अच्छा, इनको पढ़ने के बाद आपने एक जहमत और करनी है कि को 2-4 कंपनीज की ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख लें। वो आपकी मर्जी है, आप आर्टिकल्स कर रहे हैं तो आपके पास बेहतरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी, तो आप किसी भी लिस्टेड कंपनी की 2-3 देख लें। उन 2-3 लिस्टेड कंपनीज की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाला नोट पढ़ लें, वो यही IFRS 7 के मुताबिक, ज्यादा पुरानी ना देखना, लेटेस्ट ही देखना। तो उसमें इन्होंने इसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का जो नोट बनाया होता है, जिसमें ये सारी कहानी लिखी होती है कि क्रेडिट रिस्क है कि नहीं है, लिक्विडिटी रिस्क है कि नहीं है, मार्केट रिस्क है कि नहीं है, तो ये आपको उसके किसी कंपनी के नोट्स देख के भी इसका रीजनेबल आइडिया हो जाएगा। यानी इसमें समझाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, इसकी टेस्टिंग भी नहीं होती है, लेकिन इसको छोड़ने को इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि सिलेबस में है। तो ये आपने खुद ही ICAP की बुक से 3 पेज पढ़ने, और इसके लिए आप बेहतर है कि किसी कंपनी की रिसेंट हो तो अच्छा है, क्योंकि 2020 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो आ ही जाएंगी। अभी जब आप पढ़ाई कर ही रहे होंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो आना शुरू हो जाएंगे, तो बेहतर है कि लेटेस्ट 2020 वाली ही देखना। 2020, 2019 कुछ 2-4 कंपनीज की आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें, एनुअल रिपोर्ट, और उसमें ये नोट देख लें। तो IFRS 7 थिंक डन, मेरी तरफ से डन। इसके अलावा ना ICAP की बुक के अंदर, मुझे उसकी रीजन नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया हुआ है, लेकिन किया ये हुआ है कि IAS 32 वाले चैप्टर में ही, यही जो चैप्टर 10 है ना, इसमें उसने 2 इफ्रिक और लिखे हुए हैं, हालांकि सिलेबस में नहीं है। यानी सिलेबस मेरे सामने, मैंने सिलेबस खोला हुआ इस वक्त, सिलेबस में उन इफ्रिक का नाम नहीं है। जो इफ्रिक आपके सिलेबस में हैं वो खुल के इसमें लिख दिए हुए हैं, कोई शर्मो शर्मी उन्होंने छुपाए नहीं है। तो 2 इफ्रिक और हैं जो सिलेबस में नहीं है, लेकिन इन्होंने चैप्टर के अंदर लिख दिए हैं। और इनमें क्या है ये भी एक पेज के हैं। जैसे एक इफ्रिक 2 है। इफ्रिक 2 ये है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह होती हैं, कोऑपरेटिव एंटिटीज, इनके मेंबर्स के जो शेयर्स हैं उनके बारे में कुछ बात की हुई है कि वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि नहीं है। फिर इसमें एक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैश एसेट्स टू ओनर्स, यानी अगर हमने ओनर्स को डिविडेंड बांटना है और डिविडेंड नॉन कैश शक्ल में बांटना है तो फिर उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। डिविडेंड की अकाउंटिंग होती है ना, रिटेन अर्निंग्स डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, तो उसकी वैल्यू क्या रखनी है, किस तरह से अकाउंट फॉर करना है, फिर एसेट को डी रिकॉग्नाइज करना है कि नहीं करना। ये इफ्रिक 2 और इफ्रिक 17 पेज 213 चैप्टर 10, ये सिलेबस की चीजें नहीं है, लेकिन ऐसी मेरे दिल में यह है कि जब ICAP ने बुक में लिखा हुआ है इसको, तो इसको एहतियातन देख लेना चाहिए। सिलेबस का नहीं है इसलिए मैं इसको पढ़ा नहीं रहा। और ये गिनती के आप यकीन करें 1 2 3 पेजेस हैं, और उन 3 पेजेस में भी एग्जाम्पल्स भी अगर डब्बे भी उनके गिन लें तो 2.5 पेजेस रह जाते हैं। तो ये आपने 2.5 पेजेस खुद पढ़ने हैं। ओके, ICAP का स्टडी टेक्स्ट पेज 213, ये हो गए 2 इफ्रिक जो सिलेबस के नहीं हैं लेकिन बुक में लिखे हुए हैं, चलें एहतियातन पढ़ लें। और इसी 3 के बाद अगले 3 पेजेस पेज 216 पे IFRS 7, ये डिस्क्लोजर्स हैं, टेस्ट नहीं होते लेकिन सिलेबस में हैं। आप यहां से पढ़ के कोई 2-3 कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट देखें, और उस एनुअल रिपोर्ट में जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का नोट होता है, एंड पे कुछ 2-3 पेजेस का नोट होता है, वो पढ़ लें। आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें आप अगर आपको देखें, अगर आया भी तो किसी कंपनी के बारे में कहा जा सकता है कि इसका फलाना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का नोट बना दें, तो वो जो आपने एनुअल रिपोर्ट्स देखी होंगी वही उठा के छाप देना, क्योंकि तकरीबन आपको हर कंपनी के वो डिस्क्लोजर सेम लगेगा। क्योंकि या तो आपको न्यूमेरिकल डाटा दें कि आप उसमें रिकंसिलिएशन बना सकें, वो चीजें हमने लीजेस में भी सीख लेनी है, वो लीजेस में भी कवर हो जाती हैं वो चीजें। तो इसलिए इसमें कोई खास ऐसा है नहीं टेक्निकल काम, आप इसको ICAP की बुक से पढ़ के
और किसी 2-3 कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का नोट देख लें, एनफ है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में हेजिंग रह गई और इफ्रिक नंबर 16 रह गया। उसके अलावा मैंने अब ये ग्रिड स्टॉप कर दी। इरादा मेरा यही था कि ये ग्रिड 2 को मैं पहले टारगेट करूं। ग्रिड 2 के 50 से 60 मार्क्स हैं, लेकिन एक तो ये कि कुछ क्लासेस मिस हो गई, दूसरा पहली दफ़ा पढ़ाने में जो प्लान होता है वो जब एग्जीक्यूट होता है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ जाता है। तो इस वजह से मुझे लगा कि प्रेशर मेरे पर भी बढ़ना शुरू हो गया और कुछ पुराने स्टूडेंट्स हैं सीनियर, उनका भी ये एतराज़ था कि सर कंसोलिडेशन देख लें, आप ज़्यादा लेट ना करें। तो मैंने ये डिसीजन किया कि इसको मैं फिर अभी यहीं रोकता हूँ, कंसोलिडेशन कराता हूँ, ताकि हम तसल्ली से कंसोलिडेशन वाला यानी पहला ग्रिड सॉल्व कर लें, अच्छा तैयार कर लें, और उससे एक साइकोलॉजिकल एक बर्तरी का एहसास होने लग जाएगा कि हमने कंसोलिडेशन तैयार कर ली है, 25-26 नंबर का सवाल तैयार कर लिया है। तो इसलिए अब कंसोलिडेशन पे आने लगा। तो हमारे दूसरे ग्रिड का स्टेटस ये है कि हमने तकरीबन आधा कर लिया, ये तकरीबन। अब जो बाकी रह गया है उसमें से लीजेस आपने कैफ 7 में पड़ा हुआ है, रेवेन्यू कैफ 5 में पड़ा हुआ है, IS 12 ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। मैंने ये सारे पढ़ाने हैं, लेकिन ये इतने नए आपके लिए नहीं होंगे। मैं जब बताना शुरू करूंगा ना, समझाना शुरू करूंगा, तो आपकी मेमोरी के अंदर फ्रेश होना शुरू हो जाएगा। IS 33 है, ये टोटली न्यूमेरिकल है लेकिन मजेदार है। इसके लिए मैं आपको कुछ टेबुलर कैलकुलेशंस बता दूंगा, मुश्किल नहीं है न्यूमेरिकल, अच्छा न्यूमेरिकल है, लेकिन है EPS। फिर रह गया 24, ये भी ज़बानी है, और IFRS 13 ये भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। चल, हेजिंग, तो ये हमारा दूसरे ग्रेड में से आप कह लें तकरीबन आधा दूसरा ग्रेड रहता है, और जो आखिरी ग्रेड है वो तो बस मैंने ऐसे ऐसे टपाना ही एंड पे आखिरी क्लासेस के अंदर। कंसोलिडेशन पे आते हैं। पहला ग्रेड है, इस ग्रेड के अंदर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ चूंकि IS अलहदा है इसलिए साथ एक और लाइन लिख दी कैश फ्लोज की, वरना वो कैश फ्लोज की लाइन अलग ना भी लिखते, ऊपर यही कह देते कि प्रिपरेशन ऑफ ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो भी कहना काफी था। लेकिन उसने चूंकि IS एक अलग मेंशन किया हुआ है तो इसलिए उसको पहले ग्रेड के नंबर 2 के तौर पे लिखा हुआ है। इन शॉर्ट ग्रेड 1 बस कंसोलिडेशन है। अब इस कंसोलिडेशन में IS बहुत सारे कवर्ड हैं, जैसे अगर मैं सिर्फ कैश फ्लोज और फॉरेन करेंसी छोड़ दूं तो जो कंसोलिडेशन का टॉपिक है इसमें IS 27, IS 28, IFRS 3, IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, 3, 10, 11, 12, 27, 28 ये स्टैंडर्ड्स हैं, जिनमें से मैंने आपको ये स्टैंडर्ड्स ऐसे स्टैंडर्ड के तौर पे नहीं पढ़ाने, क्योंकि जैसे IFRS 3 है, IFRS 10 है, इसमें इस पे बहस की हुई है कि कैसे फैसला करें कि कंसोलिडेशन करनी है नहीं करनी है, और जो कंपनीज हैं उनमें से कौन सी हैं जिनको कंसोलिडेशन नहीं करनी होती, कैसे कैसे अंदाजा लगाएं कि हमारे पास पावर है कि नहीं है, कंट्रोल है कि नहीं है। तो इस डिस्कशन पे टेस्टिंग के तो 25 नंबर नहीं होते ना, 25 नंबर का स्ट्रेट न्यूमेरिकल सवाल होता है। तो इसलिए मैं आपको ये IS के नामों की बजाय, मैंने लिखे जरूर हैं, IS के नामों की बजाय एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं कंसोलिडेशन, जिसमें जो बातें बता रहा हूंगा उसमें से कुछ बातें IFRS 10 में लिखी होंगी, कुछ बातें IFRS 3 में लिखी होंगी, कुछ बातें IS 28 में लिखी होंगी। तो मैं आपको ये सारे स्टैंडर्ड्स का निचोड़ टॉपिक कंसोलिडेशन पढ़ा रहा हूं।
इनमें जिन लोगों ने आप में से कंसोलिडेशन कैफ में पढ़ी हुई है उनको भी मैं पढ़ा तो जीरो से रहा हूं, और जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई ठीक है उनको भी तो पढ़ाना ही है। लेकिन एक चीज के लिए आप खुद बहुत एफर्ट करें, वो जो कैफ 7 में कंसोलिडेशन 20 क्लासेस में कराई जाती है, तकरीबन 15 से 20 क्लासेस में, 15 से 20 क्लासेस में जो कंसोलिडेशन कैफ 7 में कराई जाती है, उसके लिए आपके पास 3-4 से ज्यादा क्लासें नहीं है, क्योंकि जो आई कैप है उसने तो कैफ 7 में डाल दी ना कंसोलिडेशन, यानी बेसिक कंसोलिडेशन तो यू आर सपोज टू नो, लेकिन चूंकि आप भूल चुके हुए हैं इसलिए मैं रिवाइज तो सारा करा रहा हूं। लेकिन बेटा जितनी प्रैक्टिस कैफ 7 लेवल पे हुआ करती थी उतने का टाइम नहीं है, क्योंकि कंसोलिडेशन बेसिक करेंगे तो आगे जाएंगे और आगे बहुत कुछ है। तो इसलिए जो बेसिक कंसोलिडेशन है मैं बता तो जीरो से रहा हूं, और जो आपको मैं इसके नोट्स दे रहा हूं उसमें मैंने नोट्स में इंप्रूवमेंट तो की है, कैफ 7 से उनको और बढ़ाया है मैंने, लेकिन सवाल कैफ 7 वाले ही मैंने उठा के दिए हैं। और एक बार आप उन सवालों की प्रैक्टिस कर लेंगे फिर हम लोग CFAP लेवल के सवाल करने के काबिल होंगे। तो आपकी मेहनत इसमें यह है कि मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। कैफ 7 में मेरा पढ़ाने का तरीका ये होता था कि एक एडजस्टमेंट पढ़ाई, 2 एडजस्टमेंट पढ़ाई, समझाई, एक सवाल कराया, होमवर्क दिए, फिर वो होमवर्क करके आए, फिर अगले दिन 2 एडजस्टमेंट्स और पढ़ाई, फिर होमवर्क दे दिया, फिर वो होमवर्क करके आए, फिर अगले दिन एक एडजस्टमेंट, 2 एडजस्टमेंट, तो एक एक 2 एडजस्टमेंट करते करते तकरीबन कोई 15-16 क्लासेस लगती हैं मुझे कंसोलिडेशन पढ़ाने में। तो अब मैं ये कर नहीं सकता कि आपको 2 एडजस्टमेंट पढ़ाऊं और कहूं जी चलो होमवर्क करके आना फिर अगली बात करेंगे। तो इसलिए बेटा आपको मेहनत तो इसमें बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, यानी मैं बताने सारा लगा हूं लेकिन जल्दी जल्दी, बल्कि जल्दी जल्दी का वर्ड नहीं सही है, सारा एक साथ बताने लगा। टपाऊंगा नहीं, बताऊंगा, समझाऊंगा, क्योंकि आप में से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने कंसोलिडेशन जिंदगी में नहीं पढ़ी। तो बताऊंगा सारा, लेकिन जो आपको 15 दिन में बताना था वो 2 दिन में बताऊंगा, और वो जो बता के सवालों की ब्रेक देनी थी वो भी पॉसिबल नहीं है। तो अब आपने करना ये है कि अभी जो इस वीकेंड पे आपको जो लेक्चर आप सुन रहे हैं, अगले वीक आने से पहले पहले आपने ये कैफ 7 को जो सवाल मैंने आपको दिए होंगे ये आपने सारे करने हैं। ये कैफ 7 लेवल के आसान सवाल हैं, आसान का वर्ड नहीं सही है, ये कैफ 7 लेवल के सवाल है। मजीद अगर किसी को और प्यास भूख लगी हो तो जो यासिर साहब की बुक है उसमें भी उन्होंने कुछ 40 के करीब क्वेश्चन तो बेसिक के ही बताए हुए हैं, तो वो उसमें से भी और कर सकता है। तो उस बुक में भी कुछ 35-40 क्वेश्चन हैं जो यासिर साहब ने पहले चैप्टर में डाले हुए, वो भी इसी की रिवीजन के लिए डाले हुए। और जो मैं दे रहा हूं वो भी सिर्फ बैलेंस शीट के कुछ 16-17 सवाल तो मैं दे रहा हूं। ये वो है जो मैं कैफ 7 में करवाया यानी मैंने कैफ 7 ही का मटेरियल उठा के आपको अपलोड कर दिया है। नोट्स जो हैं क्लास नोट्स उनको मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि इंपेयरमेंट एक कॉन्सेप्ट है जो कैफ 7 पे उस तरह से नहीं है, तो वो जरूर नई चीज है। या इसी तरह से डेफर्ड टैक्स में हमने कुछ करना होगा जो कैफ 7 में हम नहीं कर रहे होते थे, वो उस लेवल पे नहीं था। तो वो मैंने नोट्स कुछ जरूर इंप्रूव किए हैं, खासतौर पे जिन लोगों ने भी मुझसे 1-2 साल के अंदर अंदर पढ़ा है, तो मैंने नोट्स में इंप्रूवमेंट जरूर की है, लेकिन सवाल वही कैफ 7 वाले ही उठा के आपको अपलोड कर दिए हैं। तो SOFP, SOCI और एसोसिएट्स ये मैं आपको कैफ 7 ही रिवाइज करवा रहा हूँ। प्लान तो मेरा कोई 3-4 क्लासेस का है, आप देखें एग्जीक्यूट होता है तो पता लगेगा। तो शुरू करते हैं कंसोलिडेशन।
अच्छा, मैंने ग्रुप में पूछा था, किसी ने जवाब ही नहीं मुनासिब समझा देना। मैंने पूछा यही था कि आप में से कोई ऐसा है जिसने कंसोलिडेशन कभी भी नहीं पढ़ी हुई, तो उस पर किसी ने मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो इस खामोशी की क्या असम्पशन लेनी चाहिए कि पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी हुई? सब ने पढ़ी हुई, ये असम्पशन लेनी चाहिए। चले, मैं फिर भी ना एक बिल्कुल स्टार्ट करने के लिए आपको एक बेसिक सा सवाल बना के कराता हूं, बिल्कुल बेसिक सा, विदाउट एनी एडजस्टमेंट्स। और उस सवाल को करने के बाद फिर आपको एडजस्टमेंट्स बतानी शुरू करूंगा और एडजस्टमेंट बताता जाऊंगा। और सवाल कोई एडजस्टमेंट्स के साथ साथ नहीं करवा रहा हूंगा। वैसे आप लोग अगर लेक्चर रोक रोक के साथ साथ करना चाहें तो मैं आपको बता दूंगा कि अब आप लेक्चर रोकें और ये सवाल कर लें, क्योंकि साथ साथ सवाल करते जाएंगे तो एडजस्टमेंट्स क्लियर होती जाती हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं नहीं बस आता है बस ठीक है सर, आप रिवाइज करते जाएं, बताते जाएं, सवालों की जरूरत नहीं है, बाद में कर लेंगे, तो वो भी आपकी मर्जी है। पहले मैं एक बिल्कुल बेसिक से सवाल से स्टार्ट कर रहा हूं विदाउट एनी एडजस्टमेंट्स, ताकि जिन्होंने अगर नहीं भी पढ़ी हुई तो उनको भी कोई स्क्रैच से आइडिया तो मैं दे सकूं। एक कंपनी P और एक कंपनी S, P और S नाम रख लेता हूं ताकि वो मैं जो बातें बता रहा हूंगा उनको समझने में आसानी रहेगी। कंपनी के ओनर्स उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, और वो भी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो इक्विटी के जरूर काउंट हो सकते हैं। ये आपको I-32 का एक पेज पढ़ने को पता पड़ा। I-32 में प्रेफरेंस शेयर्स में हमने ये फैसला किया था कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में पूरा नहीं उतर रहे तो फिर वो इक्विटी क्लासिफाई होते हैं। वो सिर्फ अकाउंटिंग के एतबार से इक्विटी हैं, वो ओनर्स नहीं है बिजनेस के। तो बिजनेस के ओनर होते हैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। तो बिजनेस की ओनरशिप यानी ऑर्डिनरी शेयर्स, जो इसका शेयर कैपिटल है कंपनी एस का, ये मुख्तलिफ लोगों के पास होगा। इसमें से कुछ इसने भी खरीदे हुए हैं, और चलें कह लेते हैं कि 80% खरीदे हुए हैं, तो फिर बाकी सारे 20% अदर लोगों के पास हैं, अदर शेयर होल्डर्स। एक कंपनी ऐसे है जिसका शेयर कैपिटल का 80% हिस्सा कंपनी पी ने खरीदा हुआ है, यानी कंपनी पी ने कंपनी एस के ऑर्डिनरी शेयर्स में से 80% खरीदे हुए हैं। 80 मैंने ऐसे ही लिखा, 75 भी लिखता था, 40 भी लिख सकता हूं, 40 भी लिख सकता हूं। कंपनी पी ने इस कंपनी के 80% शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो इसका 80% शेयर होल्डर ये है और बाकी 20% और लोग हैं। जब कंपनी की मैनेजमेंट यानी डायरेक्टर्स डिसीजंस करते होंगे और जब कभी किसी बात पे इख्तलाफ हो जाता होगा तो जरूरी है सारे एक ही बात पे एग्री करें? नहीं। तो फिर उन डिसीजंस का फैसला तो करना है, तो वो फैसला होता है वोट्स पे, वोटिंग राइट्स पे। जहां पर मेजॉरिटी एग्री कर जाए वो फैसला एग्जीक्यूट हो जाता है। तो फैसला किसने करना है? ओनर्स ने करना है। तो चूंकि ये कंपनी इसके 80% शेयर्स की मालिक है, तो डायरेक्टर्स भी सारे इसी के होंगे। इनके भी हो सकते हैं लेकिन मेजॉरिटी तो इसी के होंगे। तो कंपनी एस की सारी डिसीजन मेकिंग, उसमें फाइनेंसिंग डिसीजंस भी शामिल हैं, ऑपरेटिंग डिसीजंस भी शामिल हैं, किसकी मर्जी से हो रहे होंगे? कंपनी पी की। इसके लिए कहा जाएगा कि कंपनी पी कंपनी एस को कंट्रोल कर रही है। ये एक टेक्निकल वर्ड है, कंट्रोल।
अच्छा, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आई सजेस्ट कि आप आईकैप स्टडी टेक्स्ट के ना चैप्टर 1 के पहले 1 2 3 4 5 6 7 पेजेस काफी हैं। आईकैप स्टडी टेक्स्ट के चैप्टर 1 पहले 6-7 पेजेस ये बनते हैं पेज नंबर 9 तक। उसके बाद फिर IFRS 3 की हेडिंग आ जाएगी, वो रहने दें, वो तो मैं आपको कंसोलिडेशन सिखा रहा हूं। तो आप ये पहले जो चैप्टर है आईकैप का स्टडी टेक्स्ट का, उसमें से पहले 6-7 पेजेस हैं, बेहतर है नॉलेज के लिए पढ़ लीजिएगा इसमें क्या बातें की हुई हैं और पढ़ने में आपको क्या फायदा है। ये जो वर्ड है ना कंट्रोल, कंट्रोल मतलब पावर, कंट्रोल पावर है ना, कि इसके पास पावर है कि एस के डिसीजंस इसकी मर्जी से हो सकते हैं, कोई इसको रोकने वाला नहीं है। बाकी लोग शोर डाल रहे होंगे लेकिन अल्टीमेट मर्जी इसकी चल रही होगी। जैसे हुकूमत की मिसाल ले लें कि असेंबली में जो हुकूमत है मेजॉरिटी उनकी है, अब अपोजिशन वाले शोर डालते रहे, उनके शोर डालने से क्या होगा? अगर हुकूमत ने कोई फैसला कर लिया तो उसको इंप्लीमेंट कर लेंगे वो। तो इसलिए इन्होंने अगर इतने शेयर्स खरीद लिए कि इस कंपनी के फैसले करने की ताकत, पावर इसके पास है, और भी कुछ दो कंडीशंस और हैं, तो फिर कहेंगे कि इसका इस पे कंट्रोल है। कंट्रोल हासिल करने की जो एक ज्यादा नॉर्मल इंडिकेशन है वो है कि 50% से ज्यादा शेयर्स होने चाहिए। क्योंकि देखें ना, मीटिंग्स में फैसला करना है तो जिस फैसले के हक में मेजॉरिटी डायरेक्टर्स होंगे वही फैसला माना जाएगा ना। मेजॉरिटी मतलब 50% से ज्यादा, और डायरेक्टर्स ओनर्स होते हैं, डायरेक्टर्स चूज करने का हक ओनर्स का होता है। तो जिसके पास 50% से ज्यादा शेयर्स होंगे तो फिर उसकी कंपनी पे मर्जी चल रही होगी। तो 50% से ज्यादा शेयर्स हासिल कर लेना इज अ न्यूमेरिकल इंडिकेशन ऑफ कंट्रोल। लेकिन यह वाहिद जरिया है नहीं। हो सकता है कि इसके पास 40% शेयर्स होते, 40%, और बाकी हजारों लोगों के पास, किसी के पास 0.5% शेयर, किसी के पास 1% शेयर, यानी कोई एक भी इंडिविजुअल ऐसा ना होता जिसके पास को 5, 10, 15, 20% शेयर्स होते। ये बहुत सारे गरीब अवाम होते जिनके पास वैसे देखा जाए तो 60% शेयर्स हैं इस कंपनी के। मैंने बोर्ड पर नहीं लिखा हुआ, जबानी बोल रहा हूं कि अगर कंपनी पी के पास इसके 40% शेयर होते और बाकी 60% शेयर्स इन अवाम के पास होते, जिनमें से सारों के पास, किसी के पास आधा %, किसी के पास 1% शेयर होते, तो फिर भी मर्जी किसकी चल रही होती? उसकी। क्योंकि ये इतने सारे लोग हैं जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है कि उसके अगेंस्ट खड़े नहीं हो सकते। तो ये 40% शेयर्स के बावजूद इस पे कंट्रोल कर रहा होता। तो कंट्रोल की कुछ शर्तें, पावर हो, हम उसके फैसले कर सकें, फिर जो डिविडेंड वगैरह के फैसले उनमें चेंजेस आ सकें। ये इसलिए मैंने कहा कि आप फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आईकैप स्टडी टेक्स्ट का पिछला जो पहला चैप्टर है उसके शुरू के 6-7 पेजेस पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लीजिएगा। सवाल में टेस्टिंग न्यूमेरिकल ही होती है, लेकिन अच्छा है अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि कंट्रोल क्या होता है और पावर क्या होती है और क्या क्या शर्तें और किसने कंसोलिडेशन करनी है, किसने नहीं करनी है, तो वो आप पढ़ लीजिएगा, फायदा होगा। तो ये जो परसेंटेज है ये 50% से ज्यादा हो तो ये एक इंडिकेशन है कि इसके पास इसका कंट्रोल है। तो सवालों में मोस्टली आप देखेंगे कि 50% से ज्यादा ही शेयर हुआ करेंगे। अगर एक कंपनी दूसरे को कंट्रोल कर रही है तो ये कंट्रोल का रिश्ता इसको पेरेंट और इसको सब्सिडरी बना देता है। और पेरेंट और सब्सिडरी, और एक से ज्यादा सब्सिडरीज भी हो सकती हैं, इनको मिला के ग्रुप कहा जाता है। यानी ग्रुप का मतलब है जिसमें पेरेंट और सब्सिडरीज हैं।
अब चूंकि कंपनी पी इसके फैसले कर रही है, और कंपनी पी तो एक नाम है ना, असल में तो कोई इंसान है जो उसको चला रहे होंगे, और वो कंपनी पी के जो चलाने वाले लोग होंगे, यानी कंपनी पी के डायरेक्टर्स, कंपनी पी के ओनर्स, वही इंडिविजुअल्स ही इसको भी चला रहे होंगे ना। अच्छा, वो इंडिविजुअल्स इसकी मीटिंग्स में बैठे होंगे? नहीं, वो इंडिविजुअल्स इसके शेयर होल्डर हैं? दोबारा नहीं, कंपनी पी के जो शेयर होल्डर्स हैं वही लोग कंपनी एस के शेयर होल्डर हैं? नहीं, कंपनी एस का शेयर होल्डर तो कंपनी पी है, क्योंकि कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है, इसकी अपनी हैसियत होती है। यार ठंड लग रही है, वो वाला बंद कर दें। ऐसी कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसका स्टेटस है, वो अपने नाम में एसेट्स ओन कर सकती है। तो इसका ऑफिशियली शेयर होल्डर तो कंपनी पी है, लेकिन कंपनी पी थोड़ी कहीं कुर्सियों पे बैठ के फैसले कर रही होगी। कंपनी पी तो बस एक कागजी कार्रवाई है। तो जो लोग, जो दिमाग कंपनी पी चला रहे हैं, असल में वही लोग हैं जो कंपनी एस भी चला रहे हैं। तो कंपनी पी की जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाएंगी, इसकी अपनी बुक्स हैं, इसकी अपनी बुक्स हैं, इसकी बुक्स है, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी, इसकी बुक से इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी। इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसके ओनर्स को अवेलेबल होंगी, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसके ओनर्स को अवेलेबल होंगी। लेकिन जो कंपनी पी के ओनर्स होंगे वो ये भी देखना चाहेंगे कि हम हैं तो इस कंपनी के लीगल ओनर, लेकिन हमारे ही दिमाग इस कंपनी को भी चला रहे हैं। तो अगर हमारे इस कंपनी में ओनरशिप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम तक पहुंच रही हैं और हमारे दिमाग इस कंपनी का डिसीजंस करके 800 मिलियन की सेल्स कर रहे हैं, तो उसकी जो 300 मिलियन की सेल्स हैं वो भी तो हमारी काबिलियत है। तो हमारी मेहनत से 800 ये और 300 ये 1100 मिलियन की सेल्स हुई हैं, तो वो ये भी देखना चाहेंगे। तो आईएस ने इसकी जिम्मेदारी लगाई है, यानी पेरेंट की, कि ये दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा। एक बनाएगा जो इसकी अपनी होंगी, जिसको कहते हैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और ये साथ एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा जिसको ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। इनको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। इस कंपनी की जिम्मेदारी है कि उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो बनानी है, एक इसकी अपनी जाती सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक कंबाइंड। कंबाइंड वाली मिसाल दोबारा सुने, जो कंपनी पी के लोग हैं, जो कंपनी पी को मैनेज कर रहे हैं, इसको भी तो अंदर खाते वही मैनेज कर रहे हैं ना। क्या वो इसके लीगल ओनर है? नहीं है, वो लीगल ओनर पी के, लेकिन है तो उन्हीं की मर्जी चल रही। तो इसके ओनर्स ये जानना चाहेंगे कि अगर कंपनी पी की सेल्स 800 मिलियन की हैं और वो भी हमारी काबिलियत है, तो उसके फैसले करने वाले भी तो हम लोग थे। और उस कंपनी एस की अगर सेल्स 300 मिलियन है तो हमारी काबिलियत से हमने 1100 मिलियन की सेल्स की हैं। तो कोई ऐसी इनकम स्टेटमेंट होनी चाहिए ना जिसमें 1100 मिलियन नजर आ रहा हो, उसको ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। इसी तरह इनका पीपीई 2000 मिलियन है, उसका पीपीई 700 मिलियन है। तो जो इस कंपनी को मैनेज करने वाले लोग हैं वो सिर्फ 2000 मिलियन के एसेट्स मैनेज नहीं कर रहे, वो 2700 मिलियन के एसेट्स मैनेज कर रहे हैं। तो उनको कोई ऐसी बैलेंस शीट नजर आनी चाहिए जिसमें पीपीई के आगे 2700 मिलियन लिखा नजर आए, वो होती है ग्रुप बैलेंस शीट। इस कंपनी का बैंक बैलेंस 40 मिलियन है, इस कंपनी का बैंक बैलेंस 10 मिलियन है। तो जो इस कंपनी को चलाने वाले लोग हैं उनके पास टेक्निकली 50 मिलियन पड़ा हुआ जिसको उन्होंने इस्तेमाल करना है। तो उनको ऐसी बैलेंस शीट नजर आनी चाहिए जिसमें कैश एंड बैंक के सामने 50 मिलियन लिखा आ रहा हो, 40 इसका 10 इसका। वो कहां नजर आएगा? ग्रुप बैलेंस शीट में नजर आएगा। तो जो कंपनी पेरेंट होगी उसकी जिम्मेदारी लगाई गई है कानून की तरफ से कि उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के दो सेट्स बनाने, एक उसका अपना और एक ग्रुप यानी कंबाइंड। और ये चूंकि अपनी हैसियत तो रखी रही है तो इसकी भी अपनी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन बस वो इसकी अपनी है। तो कंपनी पी ने दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, सेपरेट और ग्रुप। ग्रुप सिर्फ इंटरनल यूज के लिए?
नहीं नहीं, अगर लिस्टेड कंपनी है और उसने एनुअल रिपोर्ट छापनी है तो उसकी एनुअल रिपोर्ट के अंदर ये दोनों चीजें होती हैं। तो ये तो ग्रुप अभी जो हमने अभी तक पढ़ा उसके मुताबिक तो यही बता रहा है ना, जो ओनर्स के लिए ये चीजें। नहीं, वो तो मुझे समझाने में आसान है इसलिए मैं ओनर कह रहा हूं ना, मतलब मुझे मिसालें देने में आसानी है ना कि इस कंपनी को जो चलाने वाले लोग हैं वो ये देखना चाहेंगे कि, लेकिन ये आम जनता के लिए अवेलेबल है। अगर ये लिस्टेड कंपनी है और इस लिस्टेड कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के लोगों को देनी है तो उसकी एनुअल रिपोर्ट के अंदर ये दोनों चीजें आ रही होंगी। अगर आप किसी लिस्टेड कंपनी जो कि किसी ग्रुप में पेरेंट हो, आप उसकी एनुअल रिपोर्ट देखेंगे ना तो आपको उसमें सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग नजर आएंगी और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग नजर आएंगी। कोई निशात की देख लें या इस तरह की कंपनी जिनकी सब्सिडरीज हों, आप उनकी एनुअल रिपोर्ट देखेंगे तो आपको ये दोनों सेट नजर आएंगे। ऐसा कुछ होता है जो उनके लिए भी काम का हो इसमें? क्या? जनरल पब्लिक के लिए काम। जनरल पब्लिक के लिए देखें, अगर वो कंपनी पी में पूछा सलान ने ये है कि कंपनी पी के इंडिविजुअल जो ओनर्स हैं उनको अंदर खाते बता देते बस कि तुम्हारे कंट्रोल में ये दोनों हैं, दुनिया को क्यों बता रहे हैं, नजर ना लग जाए। तो दुनिया को इसलिए बता रहे हैं कि जिस बैंक ने इसको लोन देना है तो उस बैंक को पता हो ना सॉलिड पार्टी है, इसके और बहुत सारी कंपनीज मुख्तलिफ नामों से वो भी इन्हीं लोगों की हैं। देखिए, लोन जब दिया जा रहा होता है तो अंदर खाते तो सब इंडिविजुअल्स ही होते हैं ना, यानी बैंक्स मंशा साहब के साथ काम कर रहे हैं ना, वो मंशा साहब की एबीसी कंपनी के साथ तो नहीं काम कर रहे। मतलब बैंक्स को इसमें इंटरेस्ट है कि मंशा साहब के साथ उन्होंने काम किया है या दाऊद साहब के साथ काम किया है, तो है तो पीछे इंडिविजुअल्स, बिजनेस पूरी फैमिलीज होती हैं। अब जैसे जो मैंने दाऊद फैमिली बताई है, तो अब ये इनकी अगर कंपनीज देखेंगे तो बहुत सारी होंगी, लेकिन है तो पीछे दाऊद फैमिली, है तो पीछे मंशाई। तो इसलिए ग्रुप लोगों को बताया जाएगा कि हमारे ग्रुप के अंदर इतनी सारी कंपनीज और भी हैं, ताकि कोई कंपनी पी का शेयर खरीदना चाहे तो उसको पता हो कि कंपनी पी तो बड़ी स्ट्रांग फुटिंग वाली है। तो इसलिए दुनिया को बताना होता है। ये तो हो गया एक इंट्रोडक्शन कि ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है। ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इन दोनों की, और इनको कंबाइंड करने का तरीका एक्विजिशन मेथड कहलाता है, यानी हम जो इसका तरीका पढ़ेंगे वो एक्विजिशन मेथड है। इससे रिलेटेड कोई सवाल? अच्छा, एक बिल्कुल बेसिक से सवाल से मैं आपको ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का, अच्छा ये भी बता दूं, पहले मैं आपको पढ़ाने लगा हूं कंसोलिडेटेड एसओएफपी। पहले हम ये पढ़ने लगे, एसओएफपी पढ़ लेंगे ना तो एसओसीआई फिर इसी से ही निकाल के बताऊंगा। एग्जाम में भी एसओएफपी मेनली टेस्ट होती है, एसओसीआई भी कभी कभार है ही, लेकिन एग्जाम में जो मेजॉरिटी टेस्टिंग है वो एसओएफपी की टेस्टिंग है। पहले आपको कंसोलिडेटेड एसओएफपी पढ़ाने लगा। जिस तरह से आपने बचपन में, बिल्कुल पहली अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं, इंट्रो टू अकाउंटिंग जो होता है, जब आपने उसमें अकाउंटिंग साइकिल पहली दफा सीखा होगा, यानी आपके टीचर्स ने आपको डेबिट क्रेडिट सिखाया होगा, तो उन्होंने आपको पूरा अकाउंटिंग सिस्टम बताया होगा कि बुक्स होती हैं, जर्नल, फिर उन बुक्स में रिकॉर्डिंग के बाद वहाँ से पोस्टिंग होती है लेजर्स में, वहाँ टी अकाउंट्स बने होते हैं, फिर उन टी अकाउंट्स की ईयर एंड पे क्लोजिंग करते हैं, फिर उनके बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में लिस्ट डाउन करते हैं जिसका डेबिट क्रेडिट बराबर होता है, फिर उस ट्रायल बैलेंस से एसओसीआई और एसओएफपी बनता है। ये पूरा एक फ्लो है। जब आपको बिल्कुल शुरू में पूरा फ्लो सिखाया होगा तो आपको एक ट्रायल बैलेंस देके और उससे आपको एसओसीआई और एसओएफपी बनाना सिखाया होगा। उस ट्रायल बैलेंस में एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस सारा कुछ आ रहा होगा, और उस ट्रायल के नीचे अलहदा से एक क्लोजिंग स्टॉक भी आ रहा होगा। बिल्कुल बचपन की बात कर रहा हूं।
उसके अलावा और मजीद कुछ नहीं होगा, यानी डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, एक्रूअल, प्रीपेमेंट्स, ये कुछ नहीं होगा। ये आपको बहुत अरसे बाद जाके कराया गया होगा। तो आपको बिल्कुल शुरू के अंदर जो पूरा सिर्फ साइकिल कंप्लीट करने के लिए कि जनरल है, फिर लेजर है, फिर ट्रायल है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, सिर्फ ये साइकिल पूरा कराने के लिए आपको ट्रायल बैलेंस से एसओसीआई और एसओएफपी बनाना सिखाया गया होगा। और उसका क्या तरीका होता है कि ट्रायल बैलेंस से सारे इनकम्स और एक्सपेंसेस उठा के एसओसीआई में लिख देते हैं, वहां से एक क्लोजिंग, वहां से एक प्रॉफिट निकलता है, फिर वो प्रॉफिट ट्रायल में बाकी चीजें जो मौजूद हैं उनके साथ मिला के तो एसओएफपी बनाई जाती है। जब आपको ये सब सिखा दिया होगा, उसके बाद फिर आपको अकाउंटिंग के मुख्तलिफ टॉपिक सिखाए गए, डेप्रिसिएशन और इन्वेंट्री और एक्रूअल प्रीपेमेंट्स। फिर आपने कुछ अरसे के बाद फिर से फाइनल अकाउंट्स पढ़े, और अब उन फाइनल अकाउंट्स के सवाल में ट्रायल बैलेंस था और ट्रायल के नीचे काफी कुछ था, जिसमें इन्वेंट्री भी थी, जिसमें डेप्रिसिएशन भी थी, जिसमें एरर्स भी ठीक हो रहे थे, जिसमें एक्रूअल प्रीपेमेंट की कैलकुलेशन भी थी। और अगले लेवल पे चले गए, FAR 1 FAR 2 में आ गए तो उसमें टैक्स कैलकुलेशन भी आ गई थी, प्रोविजंस की कैलकुलेशंस भी आ गई थी। ये आपने जो बचपन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ी थी, मैंने आपको वो कहानी सुनाई है। तो जो आपको बिल्कुल इंट्रो में सिर्फ साइकिल कंप्लीट करने के लिए फाइनल अकाउंट सिखाए गए थे, मैं आपको वैसे ही सिर्फ इसका प्रोसीजर बताने के लिए कि कंसोलिडेशन का प्रोसीजर क्या है, यह बताने के लिए एक बेसिक से सवाल से शुरू कर रहा हूं। अच्छा, ये वैल्यू चेंज कर रहा हूं मैं, पीपी, बल्कि मैं आपको वैल्यू जुबानी बता देता हूं क्योंकि बार बार उधर जाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट इन एस और इन्वेंट्री और डेटर्स और कैश एंड बैंक। और ये जो बैलेंस शीट है ये है 30 जून 2020 की। 30 जून 2020 की दो बैलेंस शीट्स दे रहा हूं आपको, और उससे फिर हम लोग $70,000। अच्छा, पहले ना वैल्यूज मैं आपको बताता हूँ, फिर आप मुझे बता देना। पी लिख लिया कि लिख रहे हो अभी? अच्छा, लिख रहे हो अभी। 70, 65, 36, 19, 18, 9, 10, 6, 12, 9, 10, 6, 12 टोटल कर दो उनका। नहीं यार, 70,000 है ऊपर। हम्म, 140 दूसरे का 105। ठीक है। इक्विटी में शेयर कैपिटल और 10 रुपए का एक शेयर होता है, 50,000 और 32,000
शेयर प्रीमियम 5,000 और 3,000, अदर रिजर्व्स 6,000 और 4,000, रिटेन्ड अर्निंग्स 60 और 51, और क्रेडिटर्स 19 और 15। देखना टोटल ठीक है, टैली है, कोई मसला तो नहीं फिगर लिखने में। ठीक है। ठीक है, टोटल 140 और 105। इसके नीचे अदर इंफॉर्मेशन, बल्कि अदर इंफॉर्मेशन का इसके नीचे लिख लें, P acquired 60% shares of S. P acquired 60% shares of S some years ago. When other reserves of S were 2000, and retained earnings of S were 12,000. रिक्वायर्ड है मुझसे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज एट 30 जून 20। ये जो P और S की बुक्स है ना, ये जो मैंने बात यहां सुनाई थी ना, इस पे दोबारा आते हैं। ये दो अलग अलग कंपनीज हैं और इनकी अपनी अपनी बुक्स हैं, यानी इनके अपने अपने अकाउंटिंग सिस्टम हैं। और एक साल के एंड पे अगर बैलेंसेस कैरेट डाउन होते हैं तो अगले साल वही ब्रॉट डाउन होते हैं, फिर अगले साल पूरी अकाउंटिंग होती है, यानी प्रॉपर डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है इनकी अपनी, क्योंकि उसकी लीगल एंटिटी अलग है, इसकी लीगल एंटिटी अलग है। इन्हीं बुक्स से आगे ट्रायल, पूरा सिस्टम है, ट्रायल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाकायदा एक सिस्टम है पीछे जिससे जनरेट हुई हैं। और ये वाली, ये नहीं,
चूंकि ये कंपनी पी की अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, तो ये भी पूरा एक सिस्टम है पीछे जिसमें कंपनी पी की सारी डबल एंट्रीज हैं, उनके लेजर्स हैं, पूरा जनरल लेजर बना हुआ है और वहां से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं। अच्छा, मैंने यहां सेपरेट लिखा है, यहां सेपरेट नहीं लिखा क्योंकि इस कंपनी की तो है ही अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना, तो इसके लिए सेपरेट का वर्ड यूज नहीं होता। सेपरेट का वर्ड यूज होता ही वहां पर है जहां पर एक पेरेंट है और जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाने वाली है, तो उसकी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। इसके लिए जरूरत नहीं है वर्ड इस्तेमाल करने की, इसकी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही एक है। तो ये जो वर्ड इस्तेमाल होता है ये भी उसी पेरेंट के इस्तेमाल होता है जिसने आगे फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनानी। अच्छा, ये जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इनके पीछे पूरा अकाउंटिंग सिस्टम है, ये पूरे सिस्टम से बनी है, जबकि ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पीछे कोई बुक्स नहीं होती। यानी जैसे आप स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, आप स्टूडेंट्स को एक ट्रायल बैलेंस दिया एग्जाम में और कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दो, तो आपने कोई लेजर भी बनाए हैं, आपके पास कोई जर्नल बना हुआ, पूरा रजिस्टर घर पड़ा हुआ है आपका, फिर आपने सवाल कैसे किया? बस ट्रायल दिया था और आपको कहा कि इस ट्रायल और अदर इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दो। अब आपने एक कागज के टुकड़े के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दी, आपको जितनी इंफॉर्मेशन दी थी बस आपने सिर्फ उसको इस्तेमाल किया। आपने उनसे सवाल बनाने वाले से ये नहीं पूछा नहीं मुझे पहले बुक्स दिखाओ, आपको जो कागज मिला आपने उसको देख के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दी। इसी तरह बड़े लेवल पे आ जाते हैं। अब आप सीफैब के स्टूडेंट हैं और आपने कंसोलिडेशन का सवाल करना है, तो आपके पास एक्सेस नहीं है कि आप किसी कंपनी की जाके बुक्स देखें, चेक करें, डबल एंट्रीज करें। आपको कागज के टुकड़े क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो डाटा दिया होगा आपने उसी से ही बस ग्रुप बैलेंस शीट बनानी होगी। तो असल में भी ऐसा ही होता है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये पूरी की पूरी बैक्ड बाय डबल एंट्री सिस्टम है, ये भी पूरी की पूरी बैक्ड बाय डबल एंट्री सिस्टम है, लेकिन ये एक एक्सेल की शीट के ऊपर या कागज के ऊपर इन दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके कुछ प्लस माइनस करके जोड़ तोड़ करके ये बनाया जाता है। तो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी डबल एंट्री का नतीजा नहीं है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पेरेंट की अपनी सेपरेट वाली और सब्सिडरी की जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाकायदा सिस्टम से जनरेट हुई हैं, लेकिन ये सिस्टम से जनरेट नहीं हुई है। यानी इसके पीछे कोई वाउचर, कोई लेजर नहीं है। जस्ट इन दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके एक्सेल पे आसानी होती है, उसमें प्लस माइनस करने में आसानी होती है। तो एक एक्सेल के ऊपर फाइल बना के, जिसने अगर किसी ने काम किया भी हो तो उसको आइडिया होगा, एक्सेल पे फाइल बना के इन फिगर्स को लिया और इन फिगर्स को लिया और उनको लाइन बाय लाइन ऐड कर दिया। जैसे यहां डेटर्स लिखे हुए हैं, तो असल में मैंने तो खैर बोर्ड पे वैसे ही लिख दिया ना, लेकिन असल में इस पी की बैलेंस शीट में जो डेटर्स आ रहे होंगे इनका पूरा लेजर होगा, उसमें एंट्रीज हुई होंगी, फिर क्लोजिंग 9,000 आया होगा तो यहां पर आ रहा है, इस 10,000 का बाकायदा लेजर होगा। लेकिन ग्रुप बैलेंस शीट में डेटर्स 19,000 आ जाएंगे। 19 कैसे? 9 + 10 दैट्स इट। 19,000 किसी लेजर से नहीं आ रहे होंगे, जस्ट दो बैलेंस शीट्स ली, उनको कुछ प्लस माइनस करके जो शक्ल निकली वो ग्रुप बैलेंस शीट। तो ग्रुप बैलेंस शीट किसी अकाउंटिंग सिस्टम से नहीं होती, दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के बाद इन्हीं को ही प्लस माइनस करके ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। और ये चूंकि हर साल बन रही होती हैं तो ये भी फिर हर साल बन रही होती है। पूरा ट्रैक एक्सेल में जरूर रखा होता है, जिसने प्रैक्टिकली काम किया उसको आइडिया होगा, एक्सेल में पूरा ट्रैक मौजूद है, लेकिन एज सच कोई बुक्स नहीं है, लेजर नहीं है जिनमें कैरेट डाउन बैलेंस आ रहा था तो फिर अगले साल ब्रॉट डाउन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हर साल के एंड पे क्या होगा कि इन दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके एक एक्सेल की फाइल बनाएंगे जिसमें इनकी फिगर्स लिखेंगे और उसी एक्सेल की फाइल के अंदर वर्किंग करके प्लस माइनस करके ग्रुप बैलेंस शीट बन जाएगी। ये बात क्लियर है? तो 2020 की दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, एसओएफपी हैं, इनसे हम ग्रुप एसओएफपी बनाना सीखते हैं। इसके लिए
4 वर्किंग्स कर रहा हूं, और फिर आगे से जाके जब बड़े सवाल होते हैं तो उनमें फिर वर्किंग्स डिपेंड करता है कि कितने मसले हैं, फिर हस्बे तौफीक हस्बे जायका वर्किंग्स बनती जाती हैं। वरना जो एक बेसिक प्रोसीजर है विदाउट एनी एडजस्टमेंट ग्रुप बैलेंस शीट बनाने का, उसमें 4 वर्किंग सिखा रहा हूं आपको। अच्छा, वर्किंग्स के बारे में भी ये देख लें कि आईएएस में ना ये वर्किंग्स किस तरह से बनानी है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा हुआ। आईएएस में सिर्फ एंड रिजल्ट बताए होते हैं। अब ये वर्किंग्स किस तरह से बनाई जाएंगी, इनके फॉर्मेट क्या रखने हैं, ये मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ चल रहे होते हैं। मुख्तलिफ टीचर्स की मुख्तलिफ प्रैक्टिस होती है। कुछ टीचर्स डबल एंट्री से सिखाते हैं, मैं डबल एंट्री से नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको स्टेटमेंट से सिखाऊंगा, मैं आपको वर्किंग्स के फॉर्मेट से सिखाऊंगा। मैंने टी अकाउंट नहीं बनाने इसमें। अगर आप में कोई रिपीटर है और उसने पहले पढ़ा हुआ है और उसने डबल एंट्री से पढ़ा हुआ है टी अकाउंट बना के, तो मैंने उस तरीके से नहीं कराना। मैंने आपको वर्किंग्स के फॉर्मेट बताने हैं और उन फॉर्मेट्स को लेके चलना है। और मेरी आपसे नसीहत यही होगी कि आप ज़बानी चलने की बजाय जब भी सवाल की प्रैक्टिस करें, लिख के पूरी वर्किंग्स के फॉर्मेट बार बार लिखें, क्योंकि इन सवालों के अंदर ना कुछ काम ऐसे होते हैं जो हर सवाल में तकरीबन सेम हो रहे होते हैं। तो आप वर्किंग्स हर बार लिख के करते होंगे तो आपको सवाल की बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसमें आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट पे नहीं चलना, इसमें आपने वर्किंग्स के फॉर्मेट को जरूर फॉलो करना है, लिख के करने की प्रैक्टिस करनी है। तो मैं ये टॉपिक जिस तरीके से पढ़ाने लगा हूं वो वर्किंग्स के फॉर्मेट से पढ़ाने लगा हूं। आईकैप के सॉल्यूशंस थोड़े डिफरेंट तरीके से हुए होंगे, तो उसके लिए मैंने अभी सोचा यही है कि मैं आईकैप के सारे सॉल्यूशंस जितने भी कर सका, कोशिश सारे की करूंगा, जिस फॉर्मेट से आपको पढ़ा रहा हूं उस फॉर्मेट पे बना के आपको अवेलेबल कर दूं, ताकि आपको अगर कहीं पे कुछ मसला हो, क्योंकि हमने आईकैप के सवाल तो प्रैक्टिस करने हैं, तो कहीं आपको कुछ मसला हो तो वो मसला सिर्फ उस पॉइंट की टेक्निकलिटी पे हो, फॉर्मेट पे ना हो कि इन्होंने जैसे सॉल्व किया वो हमें समझ नहीं आ रही। तो एंड रिजल्ट सेम आया करेगा, लेकिन बस मैं जिस तरीके से फॉर्मेट से आपको करा रहा हूँ, तो मेरी कोशिश ये है, मैं भी काम कर रहा हूँ उस पर, कि आईकैप के सारे सॉल्यूशंस अपने फॉर्मेट पे सॉल्व करके आपको अवेलेबल करूं, ताकि आपको कम से कम फॉर्मेट के डिफरेंस वाले मसले ना फेस करने पड़े। तो मैं आपको वर्किंग्स के फॉर्मेट से कंसोलिडेशन सिखा रहा हूं। तो इसके लिए 4 वर्किंग सिखा रहा हूं जो वेरी कर सकती हैं क्वेश्चंस में। और अभी चूंकि मैंने एडजस्टमेंट्स नहीं बताई, तो ये वर्किंग्स के फॉर्मेट बहुत खाली से लगेंगे, आपको सूने लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम एडजस्टमेंट पढ़ते जाएंगे तो इन वर्किंग्स के फॉर्मेट की जगह बढ़ती जाएगी। सबसे पहले एक वर्किंग है गुडविल। गुडविल का कॉन्सेप्ट क्या है? गुडविल का कॉन्सेप्ट यह है कि पेरेंट ने कंपनी एस के शेयर्स खरीदे, और अभी आगे चल के पढ़ाना है, लेकिन अभी स्टार्ट में फिलहाल कैश देके खरीदे। अब कैश किसको दिया? इसमें 2 बातें हो सकती हैं। या तो यह हो सकता है कि कंपनी एस जब खुद शेयर इशू कर रही थी आईपीओ के टाइम पे या शुरू में बनने के टाइम पे, तो जब इस कंपनी ने खुद शेयर इशू किए थे तो जिन लोगों को शेयर इशू किए होंगे उन लोगों ने पैसे कंपनी एस को दिए होंगे ना। तो एक सिचुएशन ये हो सकती थी कि कंपनी पी ने एस के शेयर्स एस से ही खरीदे, तो इसने एंट्री की इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, और इसने एंट्री की कैश डेबिट और शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट। एक तरीका तो ये है, लेकिन सवालों में यह तरीका नहीं होता, क्योंकि इस तरीके में मसले ही नहीं है। मसले हैं ही अगले तरीके के अंदर। अगला तरीका नहीं, सॉरी, अगली सिचुएशन यह है कि कंपनी एस कोई थी, बन चुकी हुई थी, शेयर इशू कर दिए हुए थे। अब इसके जो शेयर होल्डर थे उन लोगों ने एस के शेयर्स जो उनके पास थे वो कंपनी पी को बेच दिए। तो कंपनी पी ने अब जो शेयर्स खरीदे होंगे, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, एस ने क्या एंट्री की होगी? कुछ भी नहीं, क्योंकि एस से थोड़ी खरीदे हैं। तो पेरेंट ने एस के शेयर्स खरीदने के लिए जो रास्ता इख्तियार किया, फिर बता रहा हूं 2 रास्ते हो सकते थे। या तो एस ने शेयर इशू किए होते और पी ने डायरेक्टली एस से शेयर्स खरीदे होते, यह भी एक जरिया हो सकता था, लेकिन यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेकार जरिया है। आईएएस में कवर्ड है जरूर, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेकार जरिया है। उस जरिए में क्या होता, यह इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट करता
और ये कैश डेबिट और शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट करता। लेकिन मैं कह रहा हूं कि नहीं, ये वाला जरिया नहीं है। दूसरा जरिया क्या है कि कंपनी एस ऑलरेडी बन चुकी हुई थी और इसके कुछ शेयर होल्डर थे, और उन शेयर होल्डर्स ने फिर बारोबार से मुराद कंपनी एस का मामला नहीं है, उन शेयर होल्डर्स ने वो शेयर्स कंपनी पी को बेचे और कंपनी पी ने फिर उन लोगों को पैसे दिए। तो कंपनी पी ने क्या एंट्री की? इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। और कंपनी एस ने क्या एंट्री की? कोई भी नहीं, क्योंकि कंपनी एस से नहीं खरीदे। तो ये जो दूसरी वाली ट्रांजेक्शन है ना, ये हुआ करेगी सवालों के अंदर कि कंपनी एस के शेयर्स कंपनी पी ने एस के फॉर्मर ओनर्स से खरीदे होंगे। तो कुछ इंडिविजुअल्स होंगे जो कंपनी एस के शेयर होल्डर हुआ करते थे, उन्होंने शेयर्स कंपनी पी को बेचे थे और कंपनी पी ने उनको कैश दे दिया था। तो अब मैं इन्हीं ट्रांजैक्शंस को लेके आगे सिखाऊंगा आपको। तो कंपनी पी ने 36,000 रुपए देके एस के 60% शेयर्स खरीदे थे। अच्छा, 60% का मतलब एस के शेयर्स हैं कितने टोटल? 3200। 10 रुपए का एक शेयर है, 3200। उसमें से 60% पेरेंट ने खरीद लिए। तो 3200 में से कितने शेयर्स पेरेंट ने खरीद लिए? तो ये जो 19-20 शेयर्स हैं, ये पेरेंट ने किससे खरीदे? एस से नहीं, एस के फॉर्मर ओनर्स से। ये सारी कहानी है। तो चूंकि पेरेंट ने इन्वेस्टमेंट की, तो पेरेंट की बुक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट आ रहा होगा। तो ये जो इन्वेस्टमेंट इसके एसेट्स में आ रहा है, ये वही पैसा है जो उसने एस के पुराने ओनर्स को दिया है। पेरेंट ने उन लोगों से जब शेयर्स खरीदे होंगे और स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शन नहीं हुई होती, यानी अगर पेरेंट ने इसके 60% शेयर्स खरीदे हैं, तो ये स्टॉक मार्केट से नहीं खरीदे होते, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इतने शेयर्स ट्रेड ही नहीं हो रहे होते। वैसे प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, मेरे इल्म के मुताबिक स्टॉक मार्केट में सारे शेयर नहीं ट्रेड हो रहे होते, वरना तो रोज कंपनी की मैनेजमेंट बदल जाए। स्टॉक मार्केट में थोड़े बहुत शेयर, 10, 15, 20% शेयर ट्रेड हो रहे होते हैं। तो जो कंपनीज के मालिक होते हैं, उन्होंने अपने शेयर स्टॉक मार्केट में फेंके नहीं होते। तो अगर किसी ने कंपनी के कंट्रोलिंग इंटरेस्ट खरीदना है, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मतलब 50% से ज्यादा शेयर्स खरीदे, इंटरेस्ट शेयर्स, ताकि इस कंपनी का कंट्रोल हासिल कर ले, तो वो प्राइवेटली ही होते हैं, वो स्टॉक मार्केट से नहीं खरीदता। तो कंपनी पी ने कंपनी एस के फॉर्मर ओनर्स को 36,000 रुपए देके कंपनी एस के शेयर्स खरीदे। उन्होंने शेयर्स फेस वैल्यू पे बेचे होंगे? नहीं। अच्छा, कंपनी एस ऑलरेडी स्टैब्लिश थी और अच्छी सक्सेसफुल बिजनेस ऑपरेट कर रही थी, तो मार्केट में इसका एक अच्छा नाम था। तो जब कंपनी पी ने इसके शेयर्स खरीदे होंगे, तो उसके फॉर्मर शेयर होल्डर ने वो शेयर्स महंगे बेचे होंगे। अच्छा, महंगे बेचे होने से क्या मुराद है? कि इक्विटी थी इतनी 49,000, इस 49,000 में प्रोपोर्शनेटली एनसीआई का कितना हिस्सा था? 40%। तो अगर मैं इस 49,000 पे 40% लगा दूं, तो क्या आंसर आ जाएगा? 19। तो इस 19,600 के बारे में बोला जाएगा कि उस दिन एक्विजिशन डेट पे जो वो शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा ना। तो पेरेंट ने जितने पैसे दिए हैं, उसने ये सोच के दिए होंगे कि मुझे कल को बेनिफिट मिलेंगे। तो एक तरीका क्या होता कि कंपनी एस बंद हो जाती और उसकी एसेट्स बेच के, लायबिलिटीज पे ऑफ करके, दुकान बंद करके जो पैसे पी को मिलते वो मिल जाते। लेकिन वो पैसे शायद थोड़े हों, पी ने बहुत ज्यादा दिए हैं 36,000। तो पी ने बहुत ज्यादा पैसे क्यों दिए हैं? क्योंकि पी इसका ओनर बनना चाहता था, क्योंकि कंपनी एस बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस कर रही थी और इसका मार्केट में अच्छा नाम था। तो पेरेंट ने ज्यादा पैसे उसके अच्छे नाम की वजह से दिए। इसको गुडविल कहते हैं।
इस गुडविल को मजीद हम आगे और एक्सप्लेन करेंगे जैसे जैसे मैं एडजस्टमेंट्स बताता जाऊंगा। अभी फिलहाल आप इतना ही कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि पेरेंट ने एस के शेयर्स खरीदने के लिए जितने पैसे औकात से ज्यादा दिए वो गुडविल है। अब वो कैसे कैलकुलेट होगा? कैलकुलेट करने का तरीका यह है कि पेरेंट ने क्या कंसिडरेशन पे की। इसके लिए वर्ड इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन वो आईएएस में कंसिडरेशन का वर्ड इस्तेमाल हुआ तो मैं कंसिडरेशन कह देता हूं। पेरेंट ने कितने पैसे दिए? 36,000। अच्छा, यहां पर ना मैंने एक लाइन और लिखनी है, जो साथ साथ अगर नोट कर रहे होते हैं, मैंने यहां पर एक लाइन अभी और लिखनी है। ₹36,000 दे के पेरेंट एस की इक्विटी का मालिक बन गया ना। कितनी इक्विटी का? 60%। और एस की इक्विटी, इक्विटी को नेट एसेट्स भी कहते हैं, नेट एसेट्स इक्विटी को कहते हैं। ये किस दिन का वाकया है? जब शेयर्स खरीदे थे। मैंने सवाल में नहीं लिखा है, मैंने तो सम ईयर्स अगो का है, जब शेयर्स खरीदे थे तब की बात है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि जब शेयर्स खरीदे थे, लेट से 1 जनवरी 2016, तो उस वक्त पेरेंट ने कितने पैसे ज्यादा दिए थे। ये गुडविल है। किससे ज्यादा? जो उस वक्त उसका हक बनता था। किसमें? एस की इक्विटी में। तो उस दिन एस की इक्विटी थी कितनी? लेस नेट एसेट्स, या इक्विटी भी कह सकते हैं। कब? एट एक्विजिशन। अच्छा, या तो तरीका यह है कि एसेट्स और लायबिलिटीज की लिस्ट लिख लें, या तरीका यह है कि इक्विटी लिख लें। है तो दोनों बराबर ना, इक्विटी इज इक्वल टू नेट एसेट्स। तो उस दिन एस के एसेट्स लायबिलिटीज कितने थे वो तो नहीं बताए, लेकिन इक्विटी पता है हमें। कैसे? कैपिटल था। अच्छा, अभी मैंने आपको चूंकि बेसिक कंसोलिडेशन शुरू की है, तो अभी एस ने मजीद शेयर इशू नहीं किए होंगे, वही हैं जो उसने पैदाइश के वक्त शेयर इशू किए थे। हाँ, आगे चल के मजीद शेयर्स आया करेंगे जब मैं बेसिक कंसोलिडेशन से आगे निकलूंगा। बेसिक कंसोलिडेशन से मेरी मुराद है कैप 7 लेवल। तो बेसिक कंसोलिडेशन लेवल तक एस जब बनी थी, बस बनी थी, उसके बाद उसने दोबारा शेयर इशू नहीं किए। तो जिस दिन पेरेंट ने एस का कंट्रोल हासिल किया, अच्छा मैंने भी एक वर्ड बोल दिया है, मैंने समझाया नहीं। एक्विजिशन से मुराद है जब पेरेंट ने एस का कंट्रोल हासिल कर लिया, उसको एक्विजिशन कहते हैं। उस दिन तो एक्विजिशन डेट, एक्विजिशन यानी जिस दिन कंट्रोल हासिल कर लिया। तो पेरेंट ने जब एस के 60% शेयर्स खरीदे थे, तो उस वक्त एस की इक्विटी थी कितनी? कैपिटल मैंने कहा कि पहले दिन से ही उतना ही है, तो इसका मतलब उस दिन कैपिटल फिर 32,000 था। और जब शेयर इश्यू होते हैं, शेयर प्रीमियम भी तभी आता है, पड़े पड़े तो नहीं आ जाता ना। तो ये भी फिर उसी दिन मौजूद था। कितना? 3,000। और एस की इक्विटी में क्या है? अदर रिजर्व्स। कितने? अच्छा, आप देखिए अदर रिजर्व्स, खुरम इधर आना। अदर रिजर्व्स 4,000 हैं, रिटेन अर्निंग्स 51,000 हैं, लेकिन ये तो अभी हैं 30 जून 2020। हम गुडविल की कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं कि जब पेरेंट ने कंट्रोल हासिल किया था तो कितने पैसे ज्यादा दिए थे। ये गुडविल है, हिस्टोरिक पास्ट। तो उस वक्त अदर रिजर्व रिटेन अर्निंग इतनी नहीं थी। वो कितनी थी वो मैंने जबानी बताया था। अदर रिजर्व्स थे 2,000 और रिटेन अर्निंग्स थी 12,000 टोटल। पेरेंट ने शेयर्स खरीदने के लिए 36,000 कंसिडरेशन दी थी और वो इक्विटी का मालिक बन गया था तब। तो उस वक्त एस की इक्विटी कितनी थी ये मैंने यहां लिख ली। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितने पैसे एक्स्ट्रा दिए। लेकिन अभी कुछ अनफेयर हो गया। क्या अनफेयर हो गया? नहीं चले आंसर नेगेटिव आएगा, लेकिन 36 में से 49 माइनस करना क्या अनफेयर लग रहा है?
नहीं, ये एस की उस दिन इक्विटी लिखी है मैंने, क्या पी ने उसकी सारी इक्विटी खरीदी थी? कितनी खरीदी थी? 60% ना, तो 36,000 उसने 60% इक्विटी के पैसे दिए थे, तो इसमें से पूरा 49 माइनस करना ठीक नहीं है। इसका एक फॉर्मेट ये हो सकता है कि आप 49 का 60% माइनस कर दें, लेकिन इसका जो आईएएस की वर्डिंग है ना, और जो एक प्रैक्टिस में फॉर्मेट भी है, और जो आईएएस की वर्डिंग अगर पढ़े तो उसमें भी यही बनता है। आल्दो के कैफ 7 में इसके एक और तरीका कराया करता था जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड की वर्डिंग देखें तो उसका तरीका यह है कि हम यहां पर साथ एक और लाइन लिखेंगे। वो लाइन होगी, ये जो मैं साथ वर्ड लिख रहा हूं, ये वर्ड ना भी लिखें, सिर्फ जो मैं आखिर में वर्ड लिखूंगा वो भी लिख दें तो चलेगा, लेकिन मैंने भी चूंकि स्टार्ट किया पढ़ाना तो मैं पूरी लाइन लिख रहा हूं। प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ एनसीआई। वैसे आप एनसीआई भी लिख दें तो भी काफी है, या सिर्फ एनसीआई ना लिखें, वैल्यू ऑफ एनसीआई लिख दें तो भी बहुत है, लेकिन अभी चूंकि मैंने स्टार्ट किया है तो मैं प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ एनसीआई कह देता हूं। इससे मुराद क्या है? हम ये इन्वेस्टमेंट करके कंपनी एस के कंप्लीट मालिक बन गए 100%। कितने के मालिक बने? 60% के मालिक बने, लेकिन कंट्रोल हम कर रहे हैं, यानी 60% शेयर्स खरीद के कंट्रोल हमारा है, तो बाकी 40% शेयर होल्डर भी तो है ना, एस के बाकी 40% भी तो कोई लोग हैं ना, क्या वो कंट्रोल कर रहे हैं? लेकिन ओनर तो हैं, तो है वो ओनर इंटरेस्ट, लेकिन वो कंट्रोल नहीं करते, उसको कहते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो एनसीआई आप पेपर में यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, आप पेपर में एनसीआई लिख सकते हैं। एनसीआई मींस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो इससे मुराद है एस के वो बाकी शेयर होल्डर्स जो अभी भी मौजूद हैं। हमने 60% शेयर लिए, हां अगर हमने 100% शेयर लिए होते तो फिर ये लाइन ना आ रही होती। प्रोपोर्शनेट से क्या मुराद है? प्रोपोर्शनेट से मुराद ये है कि उस दिन किस दिन? एक्विजिशन डेट पे एस की इक्विटी थी इतनी 49,000, इस 49,000 में प्रोपोर्शनेटली एनसीआई का कितना हिस्सा था? 40%। तो अगर मैं इस 49,000 पे 40% लगा दूं तो क्या आंसर आ जाएगा? 19,600। तो इस 19,600 के बारे में बोला जाएगा कि उस दिन एक्विजिशन डेट पे जो एस की इक्विटी थी उसका प्रोपोर्शनेट हिस्सा एनसीआई वालों का इतने रुपए बनता था। तो ये एनसीआई की प्रोपोर्शनेट वैल्यू है। इतनी इक्विटी, इतना हिस्सा एनसीआई वालों का, और इतने पैसे हम देके इस इक्विटी के मालिक बने थे। अब इसको प्लस माइनस करें, ये है गुडविल। ये गुडविल, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड की वर्डिंग है ना गुडविल निकालने की, वो ये है कि सम ऑफ है। इससे एक फायदा ये होगा आप लोगों को, खासतौर पे जो लोग, देखें आपने तो मुझसे पढ़ा है ना, और ये जो 200 के करीब लोग मुझे सुन रहे हैं, ये सब ने मुझसे नहीं पढ़ा हुआ, तो इनमें से किसी ने किसी और फॉर्मेट से पढ़ा होगा। तो जब वो फॉर्मेट्स अपना रिवाइज कर ही रहे हैं तो इस फॉर्मेट में फायदा ये है कि गुडविल का फॉर्मेट यही रहेगा, बस इसकी जगह पर फेयर वैल्यू आ जाएगा। जो फेयर वैल्यू थोड़ा थोड़ा याद है, थोड़ा, तो उसमें भी ना एनसीआई की एक लाइन आती थी, वो फेयर वैल्यू होती थी। तो मैंने फॉर्मेट सेम कर दिया, एक्चुअली स्टैंडर्ड का फॉर्मेट भी सेम है, तो अब इसकी जगह पर फेयर वैल्यू आ जाएगा, तो इसलिए फायदा है इसका। तो गुडविल की वर्किंग है कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड, वैल्यू ऑफ एनसीआई, इसमें से माइनस एक्विजिशन डेट पे जो एस के नेट एसेट्स थे, ये निकल आएगी गुडविल। ये एक वर्किंग ये सिखाई है, और इस लेक्चर को यहीं ब्रेक लगा के तो 41 में फिर मैं अगली बात 41 में करता हूं।
झगड़े के टॉपिक पे बात शुरू करते हैं। हमने ना अपने आर्टिकल्स में ये देखा होता है, चूंकि बहुत सारे लोगों के साथ काम किया होता है, तो कुछ लोगों की पर्सनैलिटी होती है जो बस लड़ते ही रहते हैं, यानी बस मूड ख़राब रखना या हर मसले में बिगाड़ ले आना या कोई भी काम सीधे तरीके से नहीं करके देना, अगले को तंग करके देना या छोटी छोटी बातों पर लड़ाई शुरू कर लेना। और ट्रैफिक में भी मामले होते हैं, कभी ट्रैफिक में किसी ने कोई बेज़ाब्तगी कर दी, कोई गलत जगह पर आ गया, कोई किनारा लग गया, लड़ना शुरू कर दिया, या किसी शॉप पे गए थे, वहाँ पर हमने कोई अजीब सी डिस्टर्बेंस देखी, वहाँ पर लड़ना शुरू कर दिया। यानी लड़ना, ये हमारे अंदर का जो पेशेंस लेवल है ना, वो बहुत कम हो चुका है, तो हम लड़ते हैं बहुत ज़्यादा। सही बुखारी में रिवायत है, सईदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा नापसंदीदा वो आदमी है जो सख्त झगड़ालू हो। ये जो हमारे अंदर हर वक्त लड़ना झगड़ना, जिसको हम शायद समझते हैं कि हमारे अंदर का एग्रेशन है और हम कॉन्फिडेंट हैं, तो अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा नापसंदीदा वो आदमी है जो सख्त झगड़ालू है। चलें जी, लेक्चर 41 में मुलाकात करते हैं।